लोकसभा चुनाव लगातार चल रहा है। ऐसे में छठे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर हो रही है वोटिंग। उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग, तो वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग होनी है और ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग आज छठे चरण के तहत होनी है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जम्मू कश्मीर में भी एक सीट है जहां पर आज वोट डाले जाएंगे। तो देखिए, जहां लोकसभा चुनाव इस बार 7 चरणों में होना है, ऐसे में अंतिम चरण की तरफ बढ़ता हुआ छठे चरण पहुंच गया है। छठे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर हो रही है वोटिंग। और अलग अलग अगर मैं बात करूं, अलग अलग प्रदेशों के इन 8 राज्यों की अगर मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान होना है। और दिल्ली के लिए इकलौता चरण है। दिल्ली की पूरी 7 सीटों पर आज छठे चरण के तहत मतदान होना है। ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट छठे चरण की सीटों पर शामिल है। मैं आपको बता दूं, इस बार लोकसभा का चुनाव जो है 7 चरणों में किया जा रहा है। ऐसे में अब आज 25 मई की ये तारीख, जहां छठे चरण के तहत मतदान किया जाएगा और जिसमें 8 राज्यों की 58 सीटें शामिल है। इससे पहले 5 चरणों में संपन्न हो चुका है तमाम सीटों पे। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान हो चुका था। 26 अप्रैल को लगभग 88 सीटों पर, 7 मई तीसरे चरण 94 सीट पर और 13 मई जो है चौथा चरण 96 सीटों पर, तो वहीं 20 मई को 49 सीटों पर मतदान हो चुका है। ऐसे में आज छठे चरण के तहत 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होना है। और आपको कुछ समीकरण बता देते हैं, आपको बताते हैं कि कितनी सीटों पर आज वोटिंग होनी है। तो देखिए, 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। उसमें भी अगर मैं बात करूं, 8 राज्यों की 58 सीटों में भी मैं बात करूं, तो 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो छठे फेज की वोटिंग होनी है, ये जो छठे फेज की सीट है, इसमें भी 797 पुरुष है और 92 महिला उम्मीदवार शामिल है। ये वो आंकड़े हैं जो आज के मतदान से जुड़े हुए हैं और उसमें भी दिग्गज शामिल है। देखिए, 3 केंद्रीय मंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री आज चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण के 889 उम्मीदवारों में 343 करोड़पति उम्मीदवार भी शामिल है। और देखिए, आपको मैं ये बता दूं कि छठे चरण के दिग्गज शामिल हैं। पूरी ओडिशा से संबित पात्रा और अरुण मोहन पटनायक के बीच ये लगातार मुकाबला जारी था, चुनाव प्रचार चल रहा था और ऐसे में आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। नई दिल्ली से मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार का ये मुकाबला है। मनोज तिवारी का दबदबा रहा है नई दिल्ली की सीट पर, लेकिन अब उनके सामने कन्हैया कुमार है, मेनका गांधी सुल्तानपुर से, और उनके सामने राम भुआ। और देखिए, आजमगढ़ से दिनेश प्रताप निरहुआ के सामने धर्मेंद्र यादव जो है वो चुनावी मैदान में है। और अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र से बीजेपी के नवीन जिंदल और आम आदमी और आपके डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में है। गुड़गांव की सीट भी शामिल है हरियाणा की। बीजेपी से राव इंद्रजीत सिंह उसमें है और कांग्रेस से राज बब्बर चुनावी मैदान में है। करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा। ये वो तमाम सीटें जो आज शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर की एक सीट भी शामिल है, अनंतनाग राजौरी की। उसमें से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में है, तो जेकेएनसी के मियां अल्ताफ अहमद लारवी चुनावी मैदान में है। और देखिए, 2019 की अगर हम बात करें, तो 2019 की ये जो 58 सीटें थी, उस पर समीकरण क्या कहता है? उस पर समीकरण कहता है कि बीजेपी के पास आधे से ज्यादा वोट गई थी। 2019 में बीजेपी के पास 40, बीएसपी के पास 4, बीजेडी के पास 4, जेडीयू के पास 3, सपा के पास 1, टीएमसी के पास 3, एलजेपी के पास 1 और आजसू के पास 1 सीट। ये 2019 का जो चुनाव हुआ था इन्हीं 58 सीटों पर, उसका समीकरण भी विस्तार न्यूज आपको समझाना चाहता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा था। आधे से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई थी। और देखिए,
ये लोकसभा चुनाव 7 चरणों में किया जा रहा है और ऐसे में 5 चरण संपन्न हो गए हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को 102 सीट हो चुका है मतदान, 26 अप्रैल को 88 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं तीसरे चरण 7 मई की 94 सीटों पर भी वोट डाले जा चुके हैं। चौथे चरण के तहत 13 मई को 96 सीटों पर मतदान हुआ था और अब उसके बाद 5वें चरण में 20 मई को 49 सीटों पर मतदान हुआ था और अब बारी है छठे चरण की। देश भर में आज छठे चरण के तहत मतदान किया जाएगा 8 राज्यों की 58 सीटों पर। हमने आपको समझाया इन 58 सीटों पर 2019 का नतीजा क्या कहता है, साथ ही साथ आपको यह भी बताया कि दिग्गज है हमारे साथ, जो दिग्गज है इन सीटों पर वो कौन कौन है, किस किस के बीच क्या क्या मुकाबला है। और देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में आज 7 सीटों पर चुनाव है, तो वहीं यूपी में उसकी डबल 14 सीटों पर मतदान होना है। क्या कहता है इन सीटों का समीकरण, साथ ही साथ क्या कहता है 8 राज्यों की 58 सीटों का समीकरण, समझते हैं। मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़ गए हैं मेरे साथ, रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं मेरे साथ, वहीं हमारे सीनियर सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए मेरे साथ हिमाचल से। हम जानेंगे इनसे कि 58 सीटों का समीकरण क्या कहता है। सबसे पहले तो मैं रुख करूंगी राकेश आपका, क्योंकि दिल्ली के लिए देखिए इकलौता चुनाव है, 7 सीटों पर आज ही मतदान होना है। ऐसे में क्या कहता है इन 7 सीटों का समीकरण? जी अंजलि, लोकतंत्र के उत्सव की शुरुआत जो है दिल्ली में भी अब हो गई है। चूंकि चुनाव अब लोकसभा चुनाव जो है वो अपने आखिरी चरण में है। इसके बाद एक चरण में मतदान होना है। अभी तक जो मतदान हुआ है उसके अनुसार अगर हम देखें, डेटा को देखें, तो लगभग 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब जो है राजधानी दिल्ली में जो है चुनाव हो रहा है, सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक इक्का दुक्का लोग भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौलाना आजाद रोड स्थित निर्माण भवन बूथ सेंटर पे हूँ और यहाँ जो है कांग्रेस की दिग्गज नेत्री सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी भी वोट करेंगे और ये हाई प्रोफाइल सीट है नई दिल्ली की। यहाँ से बीजेपी ने बासुरी स्वराज को, नवागंतुक है, मतलब राजनीति में पहली बार आई हैं, बिल्कुल, और उन्हें वहां से टिकट दिया गया है। और उसके साथ जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो एक साथ चुनाव लड़ रही है इस बार लोकसभा चुनाव, तो उसमें सोमनाथ भारती को टिकट दिया गया। अब देखिए कि बासुरी स्वराज एक तरफ जो है नई दिल्ली सीट पर नवागंतुक, लेकिन सोमनाथ भारती जो है राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है, 3 बार मालवीय नगर से वो विधायक रहे और ये नई दिल्ली सीट है। मौलाना अब्दुल रोड जो है यहाँ निर्माण भवन है और यहाँ सोनिया गांधी अब से कुछ देर बाद वोट करने आएंगी, साथ में राहुल गांधी भी होंगे। और अगर आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी की अभी चर्चा है अंजलि दिल्ली में, तो वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली। यहाँ से पूर्वांचल के 2 दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। ये वही कन्हैया कुमार हैं जो छात्र राजनीति के बाद जो है क्यों में बने रहे। पहले बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़े, उसके बाद अब दिल्ली का रुख किया है। और ये देखना दिलचस्प होगा अंजलि कि कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की रणनीतिक पिच जो है जी बिल्कुल दिल्ली की इन 7 सीटों पर पार्टियों ने जो है एक्सपेरिमेंट किया है, नए नए प्रत्याशियों को भी उतारा है। यूपी की बात कर लेते हैं आदर्श। यूपी की 80 सीटें, 53 सीटों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, बची है 27 सीटें और आज छठे चरण के तहत 14 सीटों पर मतदान है। मोटे मोटे तौर पर क्या कहता है इन 14 सीटों का समीकरण? देखिए बिल्कुल अंजलि, इसे समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये जो 14 सीटें हैं वो ज़्यादातर सीटें अवध क्षेत्र और पूर्वांचल क्षेत्र में आती हैं और इन क्षेत्रों पर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हल्के से एज पॉइंट पर बढ़त में रहती है। खासतौर पूर्वांचल में अवध की हम बात करते हैं तो अवध में बीजेपी ज़्यादा मजबूत रहती है। ऐसे में जिस जगह पर हम मौजूद हैं प्रतापगढ़, इसके आगे के जितने भी ज़िले हैं वो अवध के बाद पूर्वांचल में शुरू हो जाते हैं। ऐसे में चाहे जौनपुर की बात करें या फिर फूलपुर की बात करें, भदोही की बात करें, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये वो तमाम जगहें हैं, ज़िले हैं
जहां पर कहीं न कहीं नेक टू नेक फाइट कही जा रही है। इसके साथ साथ आसपास के अगर हम समीकरणों की बात करें तो प्रतापगढ़ जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यहां पर भी कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ साथ तमाम दूसरे नेता रहे हैं। इसके साथ साथ जो अभी की हम बात करें, राजा भैया का एक यहाँ पर प्रभाव रहा है, उनकी पार्टी यहीं से यहाँ पर सत्ता में रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर न सिर्फ प्रतापगढ़ सीट के बारे में बल्कि अवध और पूर्वांचल का जो गणित है, जहां पर बीजेपी ने और साथ ही साथ विपक्षी दल ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, इन जगहों पर सबसे ज्यादा लड़ाई है। और इसीलिए कोशिश दोनों ही तरफ से, चाहे हम विपक्ष की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों ही तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि कहीं न कहीं अवध और खास तौर पर पूर्वांचल की इस रण को जीतने में कोई कसर न छोड़ी जाए। अंजलि जी बिल्कुल, मेरे साथ हमारे सीनियर सहयोगी अमृत तिवारी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमृत, आप लगातार चुनाव का कवरेज कर रहे हैं, उत्तर भारत के तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं और आज जो 8 राज्य शामिल है उसमें ज्यादातर उत्तर भारत के ही राज्य शामिल है। ऐसे में 58 सीटों पर मतदान है। मोटे मोटे तौर पर समझा दीजिए कि क्या कहता है इन 58 सीटों का समीकरण, किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है? देखिए अंजलि, अभी हमारे जो 2 सहयोगी थे दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से, उन्होंने जैसा कि आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से हालात हैं और दिल्ली में किस तरह से हैं। अभी मैं हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर होते हिमाचल प्रदेश पहुंचा हूं। हरियाणा में जो है वोटिंग चल रही है और हरियाणा का समीकरण ऐसा है अंजलि कि यहाँ पे 3-4 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। इनमें फरीदाबाद है और सिरसा है और रोहतक है। तो इन सीटों पर देखा जाए तो एक बीजेपी को टफ फाइट मिल रही है। रोहतक में जो है कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा, जो कि भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अगेंस्ट में बीजेपी ने अरविंद शर्मा को दोबारा टिकट दिया है और यहाँ पे लड़ाई बिल्कुल ही फाइट में है, नेक टू नेक है। और ये कोई नहीं कह सकता है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुए थे तो यही दीपेंद्र हुड्डा जो है मात्र 7000 वोटों से हार गए थे। लेकिन इस बार टक्कर जो है बराबर की दिख रही है। किसान आंदोलन का हरियाणा में असर भी दिख रहा है। उसके अलावा अगर बात करें करनाल में, खास तौर पे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की जो है दावेदारी दांव पे लगी हुई है, उनकी जो है लोकप्रियता दांव पे लगी हुई है। खट्टर जो है लगातार ये दावा करते रहे अपने पार्टी के भीतर की हरियाणा में उनकी लोकप्रियता रही है, लेकिन जो संगठन भीतरी तौर पे रहा है वो उनके खिलाफ रहा है, जिसके बाद जो है उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया भी गया था कि एक तरह से जो एंटी इनकम्बेंसी उसको लोअर किया जा सके हरियाणा में। अब जो है उनकी जो है विसाख जो है बुद्धि राजा के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं करनाल में। पंजाबी बहुल इलाका है, खासतौर पर देखा तो जाट समुदाय के लोग वहाँ बहुत कम है, लेकिन पंजाबी समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं। इस लिहाज से माना जा रहा है कि ठीक है मनोहर लाल खट्टर का अपर हैंड है वहाँ पे, लेकिन फिर भी लड़ाई में वहाँ पे बुद्धि राजा बने हुए हैं। उसी तरह से देखेंगी तो गुड़गांव में जिस तरह से हाई प्रोफाइल सीट बनी है, राव इंद्रजीत हैं और राज बब्बर है, तो यहाँ भी फाइट जो है देखी जा रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ पे अपर हैंड में है। कुल मिला के 10 लोकसभा सीटें जो हैं हरियाणा की अगर कही जाए तो वहाँ पे 4 सीटें 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल तगड़ी फाइट चल रही है। बीजेपी बिल्कुल पहले की तरह 10 कंफर्टेबल एक जो तरह से सीटें जो लाई थी वो बिल्कुल उस तरह से इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अमृत, तो देखिए साथ ही साथ क्योंकि 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान आज होना है, मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राकेश का रुख करूंगी। राकेश, आप मतदान केंद्र पर मौजूद है, क्या है वहां की तस्वीरें, जरा दिखाइए। दिखा रहा हूँ, ये जो है ये मौलाना आजाद रोड पे स्थित है नई दिल्ली में। और ये ऐसा बूथ सेंटर है जहाँ कई हाई प्रोफाइल नेता वोट डालने आते हैं, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा तक शामिल। पिछले कई सालों से वो यहाँ वोट डालती आई है। अब से कुछ देर बाद वो वोट डालेंगी। मैं सहयोगी किशन को कहूंगा कि एक बार आपको तस्वीर दिखाएं यहाँ, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल न्यूज सेंटर है तो यहाँ जो है मीडिया की भी आवाजाही बंद कर दी गई है, अंदर नहीं दिखाने दिया जा रहा है ताकि ये यहाँ हाई प्रोफाइल मोमेंट होना है। कई बड़े नेता अभी से कुछ देर में यहाँ आएंगे, लेकिन इक्का दुक्का वोटर्स जो है यहाँ, क्योंकि चूंकि ये पॉश इलाका में स्थित है बूथ सेंटर, तो यहाँ कई वोटर्स अभी इक्का दुक्का की संख्या में आ रहे हैं। मतलब 2-4 ठीक है, तो अभी इक्का दुक्का की संख्या में आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या भी बढ़ेगी। प्रतापगढ़ से आदर्श भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रतापगढ़ में भी आज मतदान होना है, वहां मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए जरा आदर्श। हाँ बिल्कुल अंजलि, इस वक्त मतदान केंद्र पर मौजूद है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार आपको अंदर की तस्वीर दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो सुबह से ही जो मतदान कर्मी हैं वो भी पहुंचे हैं, साथ ही साथ मतदाता जो हैं
वो यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे ही मतदाताओं की संख्या भी धूप की वजह से कम होगी, लेकिन शाम के वक्त और सुबह के वक्त ज़्यादा इसकी संख्या होती है। तो ऐसे में ये मतदान करने के लिए आगे आएंगे। और यूपी खासतौर पर अगर हम जिन हिस्से में हैं वहाँ की बात करें तो उन हिस्सों में मतदान के लोग के रुझान जो है बहुत ज़्यादा रहता है, मतदान को लेकर उत्सुकता बहुत ज़्यादा रहती है। और इसी वजह से हम जहाँ पर खड़े हैं ये जगह भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी जगह से इमरान प्रतापगढ़ी, प्रमोद तिवारी, राजा भैया और मोती सिंह जैसे तमाम जो दिग्गज नेता रहे हैं वो भी यहाँ पर मतदान करने के लिए आते हैं प्रतापगढ़ में। तो ऐसे में निश्चित तौर पर समय अभी बिल्कुल कम है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे मतदाताओं की संख्या भी बढ़ेगी। अंजलि, बिल्कुल उम्मीद तो यही है, क्योंकि लगातार प्रयास किए गए हैं तमाम पार्टियों की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, कि किसी ना किसी तरीके से वोटिंग प्रतिशत को बढ़ा सके पिछले चरण के मुकाबले। तो देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज चुनाव है, उसके साथ साथ अन्य 7 राज्यों में भी आज चुनाव है। ऐसे में दिग्गजों का खूब प्रचार प्रसार तो देखने को मिला ही है। अब देखना होगा कि 4 जून को नतीजा किसके पक्ष में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, बहुत शुक्रिया आदर्श और बहुत शुक्रिया राकेश तमाम अपडेट्स के लिए। देखिए, एमपी में चुनाव खत्म होने के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम ने गृह, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कृषि विभाग की बैठक ली और कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर डीजीपी को फटकार भी लगाई है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ऑफिसर्स को फटकारा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि खाद की कालाबाजारी कहीं भी ना हो, ये अफसर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खरीफ की फसल के लिए सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करवाए जाए। तो ये देखिए, लगातार अब चुनाव प्रचार प्रसार की प्रक्रिया के बाद अब चुनाव जहां अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं एक्शन मोड में आ गए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और क्या कुछ मायने हैं इसके, क्या कुछ और आगे एक्शंस देखने को मिलेंगे, जानते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी। श्याम जी, चुनाव तो एक मौसम था, कुछ महीनों का, खत्म होने ही वाला है, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है, 5 सालों की जिम्मेदारी है। ऐसे में बैक टू बेसिक्स एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बिल्कुल ठीक कहा, समीक्षाएं छोड़ नहीं सकते, समीक्षा तो करनी होगी, वरना विभाग काम कैसे करेंगे और अफसर कैसे दौड़ेंगे। लगभग यही रणनीति है। और साथ साथ में ये भी समीक्षा की गई कि क्या हुआ उन आदेशों का जो इससे पहले बैठकों में दिए गए थे, आप उनका पालन सुनिश्चित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो बुरी बात है, सुधर जाइए, ये लाइन भी थी। तो उन्होंने तमाम चारों विभागों के अफसरों को साफ कह दिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्यवस्था बनाइए, कहीं भी जो है लापरवाही मत बरतिए और लगातार उनके जो तमाम आदेश हैं उनका पालन करिए। बड़ी बात आपने कही, ध्वनि विस्तारक यंत्र परेशान करते हैं, लोगों को सोने नहीं देते, कभी भी जो है बजने लगते हैं, तो उस पर कहा। मांस मछली को लेकर बात की गई, किसान अन्नदाता की बात की गई, बच्चों नौनिहालों को लेकर बात की गई, तमाम बातें कही उन्होंने। डीजीपी को सिस्टम को कसने के लिए कहा है, डीजीपी को ताकीद भी की गई है कि सिस्टम को सुधारिए, थाना स्तर पर कहीं लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एमपी अजब है और सबसे गजब है, ये बात मध्य प्रदेश पर 100% सच साबित हो रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश विदेश के सैलानियों को मध्य प्रदेश खूब लुभा रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 2023 में मध्य प्रदेश में देश विदेश के करीब 11 करोड़ पर्यटक आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महाकाल की शरण में उज्जैन पहुंचे। देखिए रिपोर्ट इस पर। देश दुनिया में अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, जंगली जानवर और आध्यात्मिक विरासत के लिए मध्य प्रदेश की अलग जगह है। अब ये शोहरत आंकड़ों में तब्दील हो रही है। मध्य प्रदेश को महसूस करने के लिए देश दुनिया के सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों को निहारने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी तादाद उन लोगों की है जो मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर आ रहे हैं। टॉप 10 डेस्टिनेशन में 5 धार्मिक जगह हैं। साल 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए करीब 5 करोड़ 28 लाख पर्यटक पहुंचे। तो मैहर में 1 करोड़ 68 लाख, चित्रकूट में 90 लाख, ओंकारेश्वर में 34 लाख 75 हजार लोग पहुंचे हैं। सलकनपुर में भी करीब 25 लाख 65 हजार पर्यटक पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस बार जनवरी से लेकर अभी तक
11 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में आए हैं। यह चीता स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश निरंतर उन्नति और प्रगति कर रहा है। वैसे सूबे के बड़े शहर भी लोगों को खूब लुभा रहे हैं। साल 2023 में इंदौर में करीब 1 करोड़ 1 लाख सैलानी पहुंचे हैं, तो संस्कार धानी जबलपुर में 26,69,000 सैलानी पहुंचे। राजधानी भोपाल इंदौर और जबलपुर से पीछे जरूर रहा, लेकिन यहां पर करीब 19,50,000 सैलानी पहुंचे, जिसे कम से कम तो नहीं कहा जा सकता है। वर्ष 2023 के आंकड़े रिलीज किए हैं। ऑल टाइम हाई टूरिज्म हमारा 2023 में हुआ है। 11.24 करोड़ लोग वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में भ्रमण करके गए हैं, जिसमें से 5 करोड़ के ऊपर उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करके गए हैं। अन्य हमारे स्थानों में भी बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये वृद्धि जो हुई है आज तक की रिकॉर्ड, वो ऐसे ही नहीं हुई है। शासन के लगातार प्रयासों से, बहुत सारी बेहतर सुविधाएं देने से और पर्यटकों में यहाँ के प्रति रुचि जागृत करने से ये वृद्धि हुई है। सैलानियों की बढ़ती तादाद के पीछे अच्छी सुविधाएं और सुगम होता सफर है। एयर, रेल और सड़क के सफर की कनेक्टिविटी में हुए सुधार की बदौलत टूरिस्ट बड़ी आसानी से मध्य प्रदेश में अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी देश में ही नहीं, विदेश के सैलानियों में भी मध्य प्रदेश आने की ललक और बढ़ेगी और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। एमपी अजब है, एमपी गजब है और एमपी उतना ही ज्यादा खूबसूरत भी है। एमपी के पर्यटन स्थल देश विदेश के लोगों को लुभा रहे हैं और प्रदेश की शोहरत अब देश विदेश तक पहुंचने लगी है। 2023 में न केवल पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखा गया, बल्कि राजस्व में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि एमपी के धार्मिक पर्यटन स्थलों पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में भी पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसमें भी ज्यादातर लोग जो हैं वो धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में ही धार्मिक स्थल पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष एमपी के उमंग सिंघार भी मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दतिया के पीताम्बरा पीठ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की, जहां उमंग सिंघार ने महादेव भगवान का जलाभिषेक कर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की अर्जी लगाई। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उमंग सिंघार का भव्य स्वागत भी किया। निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, बराबर की स्थिति में हम लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार के सपने दिखाती है, अब तो उनके नेता भी बोलना छोड़ चुके हैं 400 पार। लगता है कि उनके नेताओं ने अपनी हार मान चुके। 4 तारीख को परिणाम आपको इस पर